समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट क्या है? इस समय सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन किस में है? सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट किस में है? चारों तरफ देखते हैं, अपने आस पड़ोस को भी देखते हैं। आईआईटी और नीट में सक्सेस रेट पूरे देश का 0.5 से लेकर के 1 और मैक्सिमम 2% है। ठीक है, कर ले दोनों, कुछ लोग वो भी तो चाहिए, बन जाएंगे। लेकिन इसलिए मैंने कहा मैं अपने बच्चों को एक विशेष उद्देश्य से, ये स्कोप मैंने आपको बताया, उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको जिंदगी में वो मिलेगा जो कोई नहीं दे सकता। कैसे? मैं तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल बैठा हूं, बोला आप तो सन्यासी हो, आपको तो अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं सन्यासी हूं ना, पतंजलि के साथ इतना बड़ा तंत्र जुड़ा है, वो सब तो सन्यासी नहीं है यहाँ। मैं सन्यासी हूं ना, मुझे नहीं बनना ना एमएलए एमपी सीएम पीएम, लेकिन आपको तो बनाना है ना मुझे आगे 25-50 साल बाद का जो भारत होगा। मेरे आंखों में सपना है आने वाले 50-100 सालों के भारत का, और उसमें कैसे लोग होने चाहिए, कैसे सिटीजन्स होने चाहिए उसके, ऐसे ही सोच करके देश बने। बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर ये सब चला सिलसिला। आए थे किस पर? गधों पर, घोड़ों पर। महल रहने लगे किस में? महलों पर। अब झोपड़ियों में रहने के लायक भी कोई नहीं बचा। चाय की टपरी लगाने के लिए भी उनके पास में सामर्थ्य नहीं बचा। क्यों? बर्बाद हो गए। एक विजन नहीं था ना। अंग्रेज 150 देशों में आए, छाए, विलासिता आ गई, बाद में अपना देश भी टूटने के कगार पर। विद इन फ्यूचर इंग्लैंड के 3 टुकड़े हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो बटे टूटे, कोई हम किसी के बर्बाद होने में हम थोड़ी खुश होते हैं, लेकिन इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, तीनों की विधानसभाएं अलग हैं, तीनों की संसद अलग है। वो तो एक, इसलिए क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। इसलिए 3 देशों का एक देश है, और थोड़ी सी आबादी है, छोटे छोटे देश है, ऐसे मुट्ठी भर। लेकिन पूरी दुनिया पर भी राज किया था किससे? बड़े सपने से, बड़े हौसलों से, एक बड़े विजन के साथ। तो बच्चों, इस विजन के साथ मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा था मैं आपके भीतर ये साइंस वाला भूत, कॉमर्स वाला भूत, इसको उतार करके एक बड़े उद्देश्य के लिए आपको आगे लाना चाहता हूं। आपकी मेधा को मुझे दूसरी जगह इस्तेमाल करना है ना। आपकी मेधा के ऊपर मुझे कोई प्रश्न नहीं है। ये नहीं है कि आपको मुझे कहीं कुंठित करना है। आपकी मेधा का, आपके सामर्थ्य का, आपकी शक्ति का, अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक विषयों का बोध एक साथ आपको देकर के इस तरह से उभारना है कि आप वैश्विक नेतृत्व के लिए, किसके लिए? वैश्विक, वर्ल्ड लीडरशिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। इस तरह का आपके अंदर सामर्थ्य हो, और ये तो होना ही है। आने वाले 5 वर्षों में जब तक आप तैयार होंगे, तब तक मुझे पूरी दुनिया में सनातन धर्म का झंडा गाड़ना है। और इसमें एक ध्येय के साथ कोई कार्य किया जाता है ना, उस तरह की पृष्ठभूमि के साथ आपको तैयार कर रहे हैं। मेरी टॉप प्रायोरिटीज क्या है? मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी व्याकरण शास्त्र है। कॉमर्स और साइंस के साथ में इसको कंपैरेटिव स्टडी करूं तो जो व्याकरण शास्त्र पढ़ लेगा उसकी बुद्धि अधिक विकसित होगी, उसकी मेधा अधिक विकसित होगी। व्याकरण शास्त्र पढ़ने वाला सर्वशास्त्रों को समझने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। उसके 2 उदाहरण तो आपके सामने बैठे हैं, बड़े, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी। ये व्याकरण शास्त्र पढ़ने का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमको किसको देनी चाहिए? व्याकरण शास्त्र को। क्यों? अब यदि आपकी मध्यम रुचि भी है ना, एक तो तीव्र रुचि होती है और समझ में आ रहा है, ठीक है, ये इसका मेथड से है, ये प्रोसीजर से है, क्या है इसमें, थोड़ा सा अपने दिल और दिमाग को खोलो। सेकंड प्रायोरिटी संस्कृत साहित्य है। साहित्य में तो हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, हिस्ट्री, सब कुछ है उसके अंदर।
हमसे लोग इंटरव्यू लेते हैं ना टीवी पर, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है? मैंने कहा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है सत्यार्थ प्रकाश। ये क्या है? मैंने कहा ऐ ही करेगा, एक बार पढ़ ले। सत्यार्थ प्रकाश मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। व्याकरण शास्त्र मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। कैसे? व्याकरण शास्त्र पढ़कर के बुद्धि का ऐसे विकास होता है। एक बार जिसने महाभाष्य पढ़ लिया वो दुनिया के सारे शास्त्र को समझने, पूरी दुनिया को समझने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। ऐसे इस दृष्टि से ये शास्त्र रचा गया है। मानवीय मस्तिष्क की अब तक की श्रेष्ठतम रचना है। व्याकरण शास्त्र पढ़ा करके आपको दर्शन तो पढ़ाते ही, व्याकरण से बीए करा दिया, किसी को उसमें एमए करना तो उसमें एमए करवा दें, उसमें क्या है। कुछ बच्चों को और जी बहुत जोर पड़ता है जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या मुफ्त का भंडारा खाने के लिए आ रहे हो? अच्छा बताओ, जिस काम में जो अभी से डर रहा हो फिर तो एवरेज कैरेक्टर तैयार होगा। एक दो बच्चों ने कहा समझ हमको तो योग शास्त्र में भी एमए करवा दो। मैंने कहा बेटे जी योग शास्त्र तो तुम्हारे लिए 10% है, योग शास्त्र में तो कभी भी एमए करवा देंगे ना आपको, क्या दिक्कत है उसमें। व्याकरण शास्त्र पढ़ने वाले कोई भी योग शास्त्र में एमए कर सकते हैं। पहले इसको पढ़ लो ना। योग शास्त्र भी है हमारे पास में मेडिकल भी है। जिनको बहुत ही ज़्यादा जिनकी अभिप्सा है उनको मेडिकल पढ़ा देंगे, उसमें सब है। एमबीबीएस कर लो, बीएनवाईएस कर लो, ये बीएमएस कर लो, मेडिकल का नॉलेज एवरीवेयर इक्वल है। और उसका डॉक्टर होता है, ये तो लोगों ने उसको नीचा दिखा दिया। डॉक्टर कोई नीचा नहीं होता है, बीएनवाईएस की, बीएमएस की, एमबीबीएस कोई ऊंचा नीचे होता है। डॉक्टर होता है। वो एक में केमिकल वाली दवाई सिखाते हैं, एक में नेचुरल मेडिसिन सिखाते हैं, एक में जो है पूरा नेचर से कैसे हील करना अपने आप को सिखाते हैं। लेकिन साइंस तो सिलेबस एक ही जैसा है। जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो थोड़ी बदलती है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख। कितने? 1 लाख। भागवत में 5 लाख। पूरे पुराण महाभारत सब मिला करके ये सब करीब 5 लाख से ज्यादा हो जाता है। तो साहित्य में पढ़ना, सिलेबस के अलावा भी पढ़ाएंगे। हमको रुचि अरुचि के अनुसार नहीं पढ़ना चाहिए। क्या आवश्यकता है? हमारे विषय के चयन के पीछे रुचि और अरुचि ना, ये कारण है। युग की मांग क्या है? अच्छा वैसे युग में क्या कहा जाता है कि भाई जिसके जानने वाले सबसे कम हो उसकी उपयोगिता सबसे ज्यादा होती है। इस युग में सबसे कम जानने वाले व्याकरण शास्त्र के लोग हैं, उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और मैंने उसको आपको ये जितने मैंने काम बताए, ये सारे कामों को लीड करने का काम व्याकरण शास्त्र वाला कर सकता है। अपनी मेधा को विकसित होने दो ना। आपके भीतर मुझे नेतृत्व तैयार करना है। उस नेतृत्व को घड़ने में एक मेधा का पक्ष है, एक हृदय का पक्ष है, एक पुरुषार्थ का। 3 ही तो शक्ति है आपकी। क्या है? ज्ञान शक्ति, दूसरी क्या है बोलो? भाव शक्ति, और क्रिया शक्ति, अकर्म शक्ति। तो 3 ही तो शक्ति है आपके पास। इन्हीं का ही परिणाम है सारा जगत। खैर, तो आज ये बातें मैं इसलिए करने के लिए आपको बुलाया कि आपके भीतर एक विराट व्यक्तित्व, और वो भी कैसा? भारतीय मानस के साथ। किसके साथ बोलो? भारतीय मानस के साथ वैश्विक व्यक्तित्व। और भारतीय मानस का आधार हमारा व्याकरण शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, फिर आयुर्वेद शास्त्र, फिर पूरा ही श्रृंखला है। टेक्नोलॉजी में काम करने वाले देश में 1000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट है। कितने? हाँ है ना। तो तकनीकी काम करने वाले लोग ऐप बना देंगे, सिस्टम बना देंगे, सॉफ्टवेयर बना देंगे। तो वो तो एक एवरेज काम ही हो गया। और उसको करने वाले, टेक्नोलॉजी में काम करने वाले 1000 इंस्टीट्यूट से बेटा। हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, उसकी आवश्यकता है। लेकिन देश जो है ना,
उसमें 1000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट लगे हुए, तो वही काम गुरुकुल करेगा, तो ये तो गुरुकुल का मेन काम तो नहीं है ना। गुरुकुल का मेन काम है आपके भीतर ऋषि प्रज्ञा विकसित करके और एक लीडरशिप में आप देश के किसी भी क्षेत्र में आप यदि टेक्नोलॉजी पढ़े हुए लोगों को लीड करने वालों को लेंगे तो मुश्किल से 140 करोड़ के हिंदुस्तान में आप 5-10 लोगों में सिमट जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है बेटा। टेक्नोलॉजी में काम करने वाले 1000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, और ये तो हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में तो 1 लाख से ज़्यादा इंस्टीट्यूट होंगे। तो बेटा हम भीड़ में क्यों खोए, हम अपना नया रास्ता बनाए ना। हम टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले, टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोगों को लीड करने वाले बच्चे तैयार करना चाहते हैं। एक है जो अब तक आविष्कार हो चुके उनको जानना, इससे कोई दुनिया नहीं बदलती है। जो जाना जा चुका उसमें क्या करोगे आप, उसमें नौकर बहुत है ना, दुनिया में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर नौकरी कर रहे हैं। नया इन्वेंशन वो अपनी मेधा से आएगा, बात समझ में। नया आविष्कार वो अपनी मेधा से आएगा बेटा। तो इसलिए हमको किसी चीजों को ऐसे समझना है, जैसे मैं बता रहा हूं। अभी गुरुकुल का अभी तक करीब 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी पता है लैंड अभी मिल रही है 5 करोड़ रुपए एकड़। कितना? अरे एकड़ नहीं, हाँ लगभग 5 करोड़ रुपए एकड़। ठीक, लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी तक खर्च कर चुके हैं 500 करोड़ रुपए। कितना? 500 करोड़ का ब्याज होता है 50 करोड़ रुपए, 10% लोअर साइड में गिने तो, ऐसे तो 12, 15, 16 तक भी देते हैं। 50 करोड़ का तो ब्याज, लाइट, खाना पीना, फिर जो फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर पर हेड कम से कम 1 लाख रुपए हो रहा था। तो एक बच्चे के ऊपर हमारा खर्चा आता है करीब 6 से 7 लाख रुपए बेटा। और मेरा टाइम की मैंने वैल्यू नहीं जोड़ी है। मेरे एक दिन की वैल्यू कितनी है आज? लाखों नहीं, करोड़ों। लाखों तो हम नौकर रखते हैं। मेरे एक दिन की टाइम की वैल्यू क्यों बोल रहा हूं? हम लोग फर्स्ट लीडरशिप स्वामी रामदेव, सेकंड लीडरशिप पूज्य आचार्य बालकृष्ण, फर्स्ट या सेकंड भी ना बोलो तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव। आप पूज्य आचार्य जी मुझे बड़ा मानते हैं तो हूं मैं, उसमें क्या करूं, भगवान ने मुझे पैदा भी पहले कर दिया और सब बड़ा मानते हैं, उसमें मेरा क्या दोष है। तो 50,000 करोड़ रुपए के लगभग का अपना टर्नओवर है। कितना? मेरे एक दिन की कीमत कम से कम 100 करोड़ है। कितनी? और कितने दिन दिए मैंने आप लोगों को बताओ। मन में यह आना चाहिए, गुरु माता पिता गुरु भगवान ने हम पर अनंत उपकार किया है, उसको हम पैसे में गिन, हाँ जोर से बोल, हम कभी माता पिता का ऋण चुका नहीं सकते। भजन सब भी गाते हैं ना, उनके हैं एहसान इतना हम की भुला सकते नहीं, ऐसा कुछ भजन भी गाते हैं। छोड़ो जो भी है, तो भजन की बात है। तो गुरु का उपकार चुकाने का क्या माध्यम है? गुरु की आज्ञा में चल करके जो गुरु बोले वो करना, और इससे बेटा तुम्हारा जीवन सच में तुम राजकुमार बन सकते हो। क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो, यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, तुम तो राजकुमार हो पैदाइशी। और फिर स्वामी रामदेव के बालक हो। किसके बालक हो? अपने माता पिता के तुम भौतिक बालक हो, उनके रक्त संबंध है, और मेरे तुम आध्यात्मिक बालक हो। तो ये सोचो कि मुझे स्वामी रामदेव के सपनों का, उनके संकल्पों का उत्तराधिकारी बन करके जो मेरे गुरु ने किया, अपने गुरु से भी ज्यादा सेवा करनी। समझे? पहले क्या सोच रहे थे बेटे? इधर आओ। जैसे टॉप है। अरे टॉप तो है ही, और ये 99 वज्रासन में बैठो। हाँ जी बेटा, विज्ञान पढ़ना चाहते, पहले विज्ञान पढ़ने की इच्छा थी जी, और अब व्याकरण क्यों पढ़ना चाह रहे हो?
क्योंकि नेतृत्व पर शिक्षा आवश्यक है। हाँ, ये और मैंने और बोला ना, विज्ञान पढ़ने में आपको कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू एवरीथिंग। तो जब मैंने कहा अपनी मेधा का प्रयोग फिर किस में करना, अपनी मेधा का उपयोग करके व्याकरण शास्त्र के साथ बेटा और बहुत सी चीजें पढ़ाएंगे आपको। सुनो, जिन बच्चों में सामर्थ्य बहुत है व्याकरण के साथ बेटा आपके भीतर वक्तृत्व का गुण विकसित करेंगे। किसका? कम्युनिकेशन स्किल। द अल्टीमेट स्किल इन दिस वर्ल्ड इज कम्युनिकेशन। आज करोड़ों लोगों को मैं अपने साथ जोड़ता हूं तो किससे जोड़ता हूं? वक्तृत्व से। वक्ता बनो अच्छे। एक दूसरा, हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास पढ़ोगे तब तुम्हें लगेगा कि दुनिया कैसे चल रही है और कैसे चलती थी, कैसे क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा हुआ है, क्या क्या सीखना है जो दोबारा से धोखा ना खाएं। दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं, आज तक जो हुआ, आज तक का एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड का किससे पता लगता है? इतिहास। तो हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, वो पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को पूरी, मतलब उसका एक अलग से कोर्स बनाएंगे बच्चों के, वर्ल्ड हिस्ट्री। और आपको विज्ञान के मूल सिद्धांत भी सिखाएंगे। ये आपको सीरियसली बोल रहा हूं मैं। जो व्याकरण शास्त्र पढ़ेंगे उनको विज्ञान और तकनीकी के मूल सिद्धांत एक्स्ट्रा करिकुलम के तौर पर सिखाएंगे बेटा आप लोगों को। कोई ये हमको विज्ञान और तकनीकी का उस तरह से विरोध नहीं, लेकिन आपकी मेधा कैसी? ऋषि मेधा। कैसी मेधा बनानी बेटा अपनी? ऋषि मेधा, सनातन मेधा, भारतीय मेधा। अपनी मेधा, अपना मानस, अपनी प्रज्ञा, ब्रेन का जो प्रोग्रामिंग है पूरे अस्तित्व में ऋषित्व देवत्व ओतप्रोत रहने चाहिए। वो आधार मिलेगा व्याकरण से, समझ में आया? और उसमें ये एक्स्ट्रा करिकुलम होगा, वक्तृत्व, हिस्ट्री, विज्ञान, गाना आता है, ये भी आना चाहिए। जो काव्य या संगीत जो है, 1 मिनट में मुझे सबको खड़ा करना हो तो क्या गा देता हूँ? एक भजन गा देता हूँ। तो तुमने कभी सीखा? थोड़ा बहुत सीखो, थोड़ा सा सीखो। कुछ बच्चे मेरे को संगीत नहीं आता, मेरे को थोड़ी आता था। गा लो, इसमें क्या है? मुझे कुछ लय, स्वर, ताल, राग, उसको एक बहुत उसका विज्ञान है, एक बहुत बड़ा साइंस है। सारे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रहे हैं? म्यूजिक वाले, डांस वाले। वो तो तुमने सोचा ही नहीं अभी किसी ने। बात म्यूजिक डांस से पैसा कमाने की नहीं है, लेकिन अपने भीतर वो सामर्थ्य होना चाहिए। तो थोड़ा संगीत भी सिखाएंगे, तो 5-7 एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराएंगे। दिमाग को फुर्सत नहीं देने देंगे बेटे, समझ रहा है? जिसमें जो कहने मेरे पास थोड़ा फालतू दिमाग है, उसके दिमाग को एंगेज करना, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे हो? क्या नाम है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चलो बेटा आनंद करो। 99 बोल रहे 100 लेगा, 99 क्यों? क्या नाम बेटा? क्या सोच रहा है? नौकर नहीं बनना। तो एक उत्तर तो दे दिया, अगला मैं पूछता हूं। तो नौकर नहीं बनना तो क्या करना है? नेतृत्व करना है। एक सोच तो रखो, बना देंगे है? क्या नाम? कुश है इसका नाम। व्याकरण पढ़ लोगे नहीं तो साहित्य ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। साहित्य में एमए करवा देंगे, व्याकरण में आप कहेंगे जी फिर व्याकरण में पूरे 100 में से आप कहोगे 90% नंबर लाओ, तो 99% लाओ, उतना नहीं होगा। व्याकरण में 70 तो ले आएगा, बाकी तो मैं बैठा हूँ तेरा बाप तेरी सहायता करने के लिए। ये मत सोचो कि हमको छात्रवृत्ति कम मिलेगी, कैसे होगा। अरे हम बैठे हैं ना तुम्हारे लिए। बात समझ में आई? व्याकरण पढ़ लो तो साहित्य फिर उसके बाद पढ़ा देंगे, इतिहास भी पढ़ा देंगे और रुचिकर बनाएंगे। व्याकरण के साथ साथ थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स और उसको परिष्कृत करेंगे। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आ गया और हम भी चाह रहे हैं थोड़ा बच्चों को, और गेम्स भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पर थोड़ा ज़्यादा कराएंगे। वो कंपटीशन में मुझे पहलवान बनाना नहीं, जैसे इस बेटी को मैंने बोले मेरे को पहलवान बनना है। मैंने कहा बेटी पहलवान तो बतेरे, लेकिन इतना हम कर सकते हैं
कि आपको इसके लिए तैयार करें कि आप पतंजलि विश्वविद्यालय में, पतंजलि गुरुकुलम में बच्चों को गेम करा सको। ऐसे गुरु की भूमिका में अपने आप को तैयार करो। पहलवान होकर के 2, 4, 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ होती है, तो हम गोड्डे कमर टूट फूट के फिर घर में बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं पहलवान बनाना। हम एम्स का, अपोलो का, पीजीआई का, टाटा का, अंबानी का, ये जितने हॉस्पिटल कॉरपोरेट ने बना दिए, इनका इन्फ्लुएंस कम करना है तो उससे बड़ी लकीर बेटा अपने को खींचनी पड़ेगी। उसके लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें जिन बच्चों को अभी इन्फ्लुएंस मेडिकल में, अभी इन्फ्लुएंस कम लूट ज़्यादा बेटा। इन्फ्लुएंस क्या हो तो लोगों को बहका रखा है। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना मुकदमा चल रहा है उसमें अभी हम सारे एविडेंस अभी जमा कर रहे हैं, कल परसों में जमा हो जाएंगे। सारे एविडेंसेस जमा करके पूरे देश में और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में हम आयुर्वेद का इन्फ्लुएंस इतना स्थापित कर देंगे कि या तो जितने बड़े हॉस्पिटल हैं ये आयुर्वेद के रास्ते पर चलेंगे या लोग इनसे हटने लग जाएंगे। वो काम उन हॉस्पिटल्स में हमें नौकरी करके या डॉक्टर बन करके नहीं। मैंने बोला 100 पतंजलि वेलनेस देश में बनाने, एक को चलाने का सामर्थ्य आप अर्जित कर लो, तब ये होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्याकरण शास्त्र के बाद आयुर्वेद शास्त्र पढ़ो, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, इन ऋषियों को पढ़ो। हॉस्पिटल चलाने के लिए आपको डॉक्टर होना जरूरी नहीं, चिकित्सा में निष्णात होना जरूरी है, समझे? और उनसे बड़ी लकीर तब खींच पाएंगे। उनसे बड़ा काम जब हम करेंगे तब उनका इन्फ्लुएंस कम होगा। अपनी बात रखो, हम उत्तर दे रहे हैं आपको और ये करेंगे बेटा। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां 3000 पेशेंट एक साथ भर्ती रहते हो। योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस इकलौता है पूरे हिंदुस्तान में। ये इन्फ्लुएंस तो हमने कायम कर दिया है। वहां क्या करने जाते हैं लोग? आँख का, कान का, लीवर का, किडनी का, घुटने का ऑपरेशन कर दो, 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन एडमिट रख लो और फिर उसके लिए बहुत बुरी तरह से पूरे एजेंट छोड़ के रखते हैं, ज़बरदस्ती लोगों का ऑपरेशन करते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, उन्हें बहका के, डरा के, मर जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कौन किसको देख रहा है? लोग तो बेचारे 90% लोग तो लोग समझते ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझते मेडिकल टर्मिनोलॉजी को, बस उनकी शिकार हो जाते हैं। तो एलोपैथी से बड़ा काम करना बेटा, उसके लिए आप लोग परम विदुषी बनो, वैयाकरण भी बनो और फिर आयुर्वेदज्ञ भी बनो। तो और फिर आपको मैनेजमेंट स्किल सिखाएंगे। अब जैसे अपने ये तो कुछ सन्यासियों को चलो अपन ने BNY या शादी करवा दिया और भी आगे करवा देंगे, BMS भी करवा देंगे यदि जो भी करना चाहेंगे। अभी BMS के इक्वल ही अब BMS जैसा ही संस्कृत में भी हो गया है, उसका इस साल से शायद चालू भी हो जाएगा। इस साल अब उसका ऑर्डिनेंस क्योंकि चुनाव के बाद निकलेगा, है ना। तो जो भी चीज़ें होंगी, यदि मुझे अभी इस बार यदि टाइम से ऑर्डिनेंस निकल गया तो मैं खुद ही आप में से बोलूँगा चलो इन 10 बच्चों को हमें जो है BMS करवा देते हैं, तो वो हम तय कर लेंगे बेटा, आप उसकी चिंता मत करो। और इन नेताओं का इन्फ्लुएंस कैसे कम होगा जो देश के ऊपर जकड़ा जड़ जमाए बैठे, पूरा कब्जा किए बैठे। अब उनसे बड़ा व्यक्तित्व अपना बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? तुम बेटा अपना जो काम है उसको पूरा कर लो, फिर वो बड़ा व्यक्तित्व तो गुरु बनाते हैं ना, समाज बनाता है, देश बनाता है, ईश्वर के अनुग्रह से तैयार होता है, वो हम करेंगे ना। सारा काम तुमको ही नहीं करना ना, कुछ काम हमको करना, कुछ काम भगवान को करना। तुम्हारे हिस्से की जिम्मेदारी तुम निभाओ, हम अपनी निभाएंगे, फिर समाज भी आपको स्वीकार करेगा। हमको स्वीकार नहीं किया समाज ने, हमको किसने बड़ा बनाया? समाज ने, देश ने। हम किसी नेता की रहमत और दया करुणा से बड़े बने, किसी से उनकी भीख के ऊपर खड़े हुए ना। ऐसा अपना व्यक्तित्व होना चाहिए बेटा। तो किसी भी हॉस्पिटल का, किसी का भी इन्फ्लुएंस, हमें राजनेताओं का इन्फ्लुएंस, अरे बेटा अलग अलग प्रकार के कितने लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस तो हो ही रहे। उस इन्फ्लुएंस को कम करने, इसलिए मैं कह रहा हूं हमें अपनी वैदिक मेधा वाले ऐसे तीव्र अभिप्सा वाले बच्चे तैयार करने। तीव्र अभिप्सा, क्या बोला? तीव्र अभिप्सा वाले।
तो थोड़ी तपस्या ज़्यादा करवाएंगे आपसे, तैयार हो? क्यों तपस्या नहीं की तो करना क्या है? ऐसे खा पी करके सो जाना है कोई बड़ा काम है? ये नहीं करने देना, वो तो सोना ही 6 घंटा बहुत है, बाकी दिन भर घमासान बचा के रखना है। आपकी डेस्टिनी क्या है आपको तो नहीं पता। आपका प्रारब्ध, जैसे मेरा प्रारब्ध था इस देश का दुनिया का सबसे बड़ा योगी बनना, और योग तो एक सब्जेक्ट है मेरा, तो मुझे तो मेरी प्रारब्ध का पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि महर्षि दयानंद का अनुगामी बनना है ऋषियों का। तो आप लोगों को तो बहुत कुछ बनने के लिए कह रहे हैं अभी। अरे चलो लास्ट एक बात, सन्यासी बनने की इच्छा कितने को हो रही है? कि सन्यासी भी स्वामी जी कहेंगे पढ़ाई करने के बाद, अभी किसी को नहीं बना रहा हूँ, 5 साल बाद किसी के दिमाग में है बीज कि यदि सन्यासी बनने के लिए स्वामी जी बोले तो वो भी बन जाएंगे। उसके लिए थोड़ी संसार की कामनाओं को कम करना पड़ता है थोड़ा, कि भाई हमारे गुरु जैसे हैं वैसे हम भी तुम्हारे सामने बैठे तो हैं, अपने साथ आपके साथ और भी साधु सन्यासी साधु साध्वियाँ अपने रहते हैं ना, सन्यासी भाई बहन। तो सन्यासी बनने का बीज कि सन्यासी भी बन सकते हैं यदि गुरु ने आशीर्वाद दिया और हमारे प्रारब्ध में होगा तो, वो तो मैं बताऊंगा फिर, आपकी कहने से थोड़ी बना दूंगा, लेकिन पता तो लगे मुझे। लास्ट क्वेश्चन, खड़ी हो ना, क्या नाम है? गंगांजलि के लिए एक बार तो ताली बजाओ भाई, इसमें बीज तो है, संकल्प तो है, फिर हम आपका प्रारब्ध और देखेंगे। कुछ लोगों को लग रहा है स्वामी जी ने क्या जन्मपत्री देखनी शुरू कर दी क्या? ना, एक बेटा प्रारब्ध होता है, वो हमको गुरु के पास से मिला है, ये नई सिद्धि मिली है हमको, नई शक्ति। पहले हम इस बारे में कभी बात की आप लोगों से? हाँ, की नहीं कभी, लेकिन आप बोल रहे हैं तो ठीक है। सन्यासी कैसा होना चाहिए? हमारे गुरु जैसा होना चाहिए। सन्यासी कैसा होना चाहिए? हमारे गुरु जैसा होना चाहिए। तुम्हारे सामने तो मैं बैठा हूँ, ये जूनियर सन्यासी हैं, ऐसे तो काफ़ी सीनियर हो गए हैं। दीदी को इस रास्ते में कितने सब वर्ष हो गए बेटा? 22 साल हो गए इस मार्ग पर। इनको भी कितने 15 हो गए? 12 साल हो गए। 12 22 इधर भी तो ये अनुभव लिए बैठे ही हैं ना, अपने एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व इनके भीतर तैयार हुआ। गुरु के सामने भक्ति जो एक शील होना चाहिए, शर्म नहीं, संकोच नहीं होना चाहिए। देखो एक शब्द क्या है? शील, शीलवान होना चाहिए। एक है शर्म, लज्जा, ऐसे डर, अरे ये क्यों ऐसे बन रहा। गुरु के सामने शीलवान होना चाहिए, लज्जा, शर्म, ऐसे ये नहीं, डर, ये नहीं रहना चाहिए कतई, बिल्कुल नहीं। बताओ बच्चों, कितने ऐसे हैं जिनको शादी करने की इच्छा नहीं है, कि बिना शादी के भी रह सकते हैं? आप हाथ उठे, देखो बहन जी, देखो हाथ तो देख के जाओ। आप सोच रहे होंगे हमारी बहनें ऐसी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, नीचे कर लो। शादी के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है। फिर सन्यास तो बहुत देर में समझ में आता बेटा, सन्यास की तो अलग कहानी है। ये बताओ, ये BMS यदि करने का अवसर मिले तो कितने बच्चों की इच्छा है? BMS आयुर्वेद वाला डॉक्टर, 1 2 3 4 5 है, 10 एक उधर से मिल जाएगी। देखते हैं जिनको BMS बनना है, डॉक्टर बनना, उनको बना देंगे, बात खत्म। पूज्य स्वामी ईसदेव जी आपके, देखो आपके साथ बहुत घुल मिल के रहते हैं कि नहीं रहते? एक एक से बात करते हैं कि नहीं करते? फिर इतना ज़्यादा कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, और आप सबका के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। एक बात और बता देता हूँ, आपके बारे में हमेशा ही अच्छी बात कहते हैं कि ये बच्चे बहुत होनहार हैं, बहुत होशियार हैं, इनके अभिभावक बहुत अच्छे हैं, बच्चों का आचरण बहुत अच्छा है।
कोई छोटी मोटी आप गलती भी करते हो, मेरे से तो आज तक तुम्हारी कोई भूल भी नहीं बताते। कोई छोटी मोटी भूल तो बच्चे कर ही देते हैं ना, कोई वाणी से, व्यवहार से, कोई इधर से, खाने पीने में, उठने जागने में, कोई पढ़ाई लिखाई में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो आपकी कमजोरियां थोड़ी बोल मुझसे, और मैं पूछता भी नहीं, ठीक है ना, ये कोई बात थोड़ी भी। तो आपके प्रति हमेशा बहुत ऊंचा भाव रखते हैं पूज्य स्वामी ईशदेव जी। ऐसे मतलब वो हम हमारी तरह ही आपका सब प्रकार से हित और आपको उभारना चाहते हैं। यही नहीं, सारे हमारे पूज्य सन्यासी तो अपने गुरुजनों का अभिनंदन करो कि ऐसे गुरुजन आपको मिले।